क्या भारत के बीएसएनएल में है दम? क्या बीएसएनएल बन सकता है भारत की नया डाटा किंग? एयरटेल जियो मार्केट क्या बीएसएनएल खा सकता है? क्योंकि बीएसएनएल से ज्यादा स्पेक्ट्रम आज के भारतीयों नहीं, बीएसएनएल ने जो अपने सर्विस का ग्राफ गिराया है वो सब हम उसके डायरेक्ट इंटर कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों, मार्केट में हुई कुछ ऐसी खलबली जिसके बाद बीएसएनएल फिर से ट्रेंड करने लगा है। आज हम समझेंगे कि किस तरीके से मोबाइल कंपनीज लंबा पैसा चूसने की फिराक में है, हम मोबाइल यूजर से, और कैसे बीएसएनएल हमको इस प्रॉब्लम से निकाल सकता है और देश के लिए बड़े पैमानों पर रिसोर्सेस और रिवेन्यू जनरेट कर सकता है। आइए समझते हैं हम इस वीडियो में। दोस्तों, ये खबर तो आपने सुन ही ली होगी, अगर नहीं सुने होंगे तो फिर से सुन लीजिए। भारत की प्रमुख टेलीकॉम कंपनियां एयरटेल, जियो और वी ने अपना अच्छा खासा जो फीस वो लेते थे, जो टैरिफ लेते थे, उसे बढ़ा दिया। मतलब डाटा महंगा, फोन का रिचार्ज महंगा, यानी कि 10 से 27% तक की वृद्धि। जरा सोचिए, 27% तक की वृद्धि। आपके टैरिफ चार्जेस, यानी कि जो रिचार्ज 100 रुपया का मिल रहा होगा, अब वो 127 का मिल सकता है। अब ये सवाल उठता है कि आखिर इन कंपनियों ने अचानक अपनी प्राइस क्यों बढ़ा दी? तो इसके पीछे यह बात निकल कर सामने आ रही है कि हाल ही में जो 5G स्पेक्ट्रम का ऑक्शन हुआ था, भारत सरकार ने जो नीलामी की थी 5G स्पेक्ट्रम की, तो ये कंपनियां लाइन लगाकर खड़ी थी और 1.5 लाख करोड़ का इन्होंने निवेश किया। अब बारी आ चुकी है उस निवेश की उगाही करने की, और ये सब कुछ कस्टमर्स को करना पड़ेगा। देखिए, एक टर्मिनोलॉजी है, ये RPU इसे कहा जाता है, यानी कि एवरेज रिवेन्यू पर यूजर, यानी कि एक व्यक्ति से एवरेज कितना कमा लेती है कंपनियां। जरा आंकड़ा सुन लीजिए, हमारा जो जियो है वो 181 रुपया कमाता है। बात करें एयरटेल की तो वो 209 रुपया प्रति यूजर से कमाता है, और वी का थोड़ा कम है। दोस्तों, एयरटेल ने जो टारगेट रखा है, यानी कि 209 रुपया ले रहा है, वो कम से कम एवरेज रिवेन्यू 300 रुपया हो जाए तो आप कैलकुलेट कर लीजिए कि जियो कितना बढ़ाएगा और वी कितना बढ़ा सकता है। अपना दिमाग लगा लीजिए। तो अब मार्केट से उगाही शुरू हो चुकी है, और जो सर्विसेज दे रही है वो केवल पैसा लेना बड़ा पैमाने पर शुरू करने वाली है। वहीं देखा जाए जो यूजर्स इस्तेमाल करते हैं उसका बेस बड़ा नहीं हो रहा है, लेकिन नए मोबाइल यूजर्स निकलकर कम मात्रा में आ रहे हैं। जैसे आज से 10 साल पहले होता था, उससे स्पीड अब कम हो गया है। ऑलमोस्ट सभी के पास मोबाइल पहुंच चुका है, सभी लोगों के पास ना कहे तो ज्यादातर लोगों के पास पहुंच चुका है। फिर भी यूजर्स बेस नया नहीं बन पा रहा है, और उन्हें ऐसा करने की जरूरत इसलिए पड़ रही है क्योंकि अगर वो पैसा नहीं लेंगे तो वो अपने यूजर्स एक्सपीरियंस को एलांस नहीं कर पाएंगे। नया इंफ्रास्ट्रक्चर इनको डालना पड़ेगा। 5G इंफ्रास्ट्रक्चर डालने के लिए 5G हर जगह पहुंचाना होगा। इसमें पैसा लगेगा, लागत लगेगी, तो पैसा निकालने के लिए यूजर से पैसा लिया जा रहा है। पर ये जो हाइक हुई है, प्राइसेस बढ़ी है, प्राइसेस इसमें मोबाइल यूज को काफी महंगा बना दिया है आम आदमी के लिए, और इसलिए बीएसएनएल फिर से चर्चा में आ गया है क्योंकि सभी कंपनियों ने अपने टैरिफ हाई करने की बात तो कह दी, लेकिन वहां पर जियो एयरटेल नहीं पहुंचता है। तो वे स्थिति में अगर बीएसएनएल सिंसियरली सीरियसली चाहे तो इस वक्त सबसे बड़ी टेलीकॉम कंपनी बन सकती है, अगर भारत सरकार सही तरीके से इसमें रिफॉर्म लाए तो। अगर क्रांतिकारी बदलाव लाए बीएसएनएल के अंदर, तो बीएसएनएल तुरंत अंबानी को, एयरटेल को मार्केट खत्म कर सकता है। दिक्कत ये है कि क्या बीएसएनएल को रिवाइव करने की कोशिश भी की जाएगी, और डूबा भी तो क्यों डूबा बीएसएनएल? आइए समझते हैं। दोस्तों, बीएसएनएल पहली शुरू होने वाली टेलीकम्युनिकेशन एजेंसी है भारत के अंदर बड़े पैमानों पर। सन 2000 में लॉन्च हुआ था 1 अक्टूबर को। तब से लेकर सन 2009 तक के बीएसएनएल का बूम था। 2009 में नई कंपनियां आनी शुरू हो गई। उन्होंने बेहतर कस्टमर सर्विस देने शुरू किए। कस्टमर के फोन में कुछ प्रॉब्लम आ जाए तो जल्दी उठाया करती थी ये प्राइवेट कंपनी, जल्दी इंस्टॉलेशन करवाती थी, रिपेयर का काम आता था तो भी ये कंपनियां जल्दी करती थी और सारा कुछ जल्दी करके देती थी, इसलिए पॉपुलर होने लगे ये प्राइवेट कंपनी। और इनकी स्पीड भी अच्छी थी।
कॉल ड्रॉप भी अच्छे होते थे। और जब इंटरनेट बूम आने लगा भारत के अंदर, तब ये 2009 के बाद ये सारी कंपनियां ने अपनी स्पीड को बढ़ा दी, जबकि बीएसएनएल अपनी स्पीड नहीं बढ़ा पाया था। वीडियो उसमें बफर होते ही रहते थे, गोल गोल चक्कर घूमता ही रहता था, वीडियो आगे नहीं बढ़ता था। और अभी भी कई जगह ऐसा सिचुएशन है जहां चीजें बताता है कि क्यों बीएसएनएल का स्पीड बेहद स्लो है, जबकि इंडिया में 5G रोल आउट हो चुका है। टेक्नोलॉजी का ये लेख पुअर कस्टमर सर्विस, आने की कस्टमर को जो सर्विस दी जाती थी उसमें खराबी, 4G को पूरी जगह अप्लाई ना कर पाना, ये सारी चीजें बताता है क्यों बीएसएनएल से लोग छोड़कर जा रहे हैं। हर साल मिलियन से बिलियन जो मोबाइल यूजर्स हैं वो बीएसएनएल से शिफ्ट होकर एयरटेल, जियो और VI में जा रहे हैं। खासकर जो गांव से शहरों की तरफ आते हैं वो पोर्ट करवाना ज़्यादा बेहतर समझते हैं। अगर गांव में देखा जाए तो बीएसएनएल की अच्छी अप्रोच है, रीच है, स्पीड उतनी नहीं आती है, लेकिन वहां बीएसएनएल ही काम करता है। ऐसे कई इलाके में बीएसएनएल ने प्लान किया है कि सन 2024 में सभी लोगों तक 4G पहुंचा देगा और 2025 तक 5G पहुंचाने की कोशिश करेगा। मगर ऐसा होता है और बीएसएनएल डेफिनेटली उतरता है तो डेफिनेटली लोग बीएसएनएल की तरफ शिफ्ट हो सकते हैं। लेकिन फिर वही बात आ जाती है, प्रॉपर स्पीड नहीं दे पाया, 4G बोलने के बाद भी नहीं दे पाया, 5G बोलने के बाद भी नहीं दे पाया, कंज्यूमर्स की प्रॉब्लम को कॉल सेंटर वाले जल्दी ठीक नहीं कर पाया, तो ऐसे स्थिति में बीएसएनएल आगे नहीं बढ़ पाएगा। लेकिन इतना तो जरूर है कि इस महंगाई की दौर में लोग परेशान हैं और ऐसे में डाटा की चार्जर बढ़ जाने से लोग सस्ते उपाय जरूर चलाएंगे और बीएसएनएल एक बहुत बढ़िया उपाय है। देखिए, ये तो बीएसएनएल पर बहुत सारे एग्जाम लगाए जाते हैं। यह बताया जाता है कि अगर बीएसएनएल को इस तरह से हैंडल किया गया, अगर इसे सही तरीके से हैंडल किया होता तो आज ये प्रीमियर टेलीकॉम कंपनी होती भारत की। लेकिन भारत सरकार ने इस कंपनी को हैंडल करने में शायद अच्छी एक्टिविटी नहीं दिखाई। इसे बहुत सारे प्रॉब्लम है, डिलीट मॉडलाइजेशन है। जब पूरी दुनिया 3G में जा चुकी थी तब ये 2G में जी रहा था और जब पूरी दुनिया 4G में चला गया तो ये बीएसएनएल 3 में जी रहा है। प्राइवेट कंपनियां जियो, एयरटेल, वोडाफोन रिपीटली इन्होंने अनाउंस किया अपने टेक्नोलॉजी को, अपने सर्विस को, लेकिन बीएसएनएल ने अपना इंफ्रास्ट्रक्चर पर काम नहीं किया, अपने मूलभूत ढांचे में काम नहीं किया। फाइनेंशियल मिसमैनेजमेंट बहुत ज्यादा पैमाने पर हुआ बीएसएनएल के अंदर और इस वजह से नुकसान हुआ। वहीं कई बार सवाल उठाए गए कि जो गवर्नमेंट की पॉलिसीज थी उसमें काफी ज्यादा ढीली थी। वह नीतियां जो बीएसएनएल को आगे बढ़ा सकती थी उन सारी नीतियां पर पारित करने में, फोन पर फैसला लेने में सरकारी की जो अनाउंस थी जो सही से काम नहीं किया। काफी ज्यादा डिलेज आई, पॉलिसी की डिसीजंस में फैसले लेने में बहुत दिक्कत आई, स्पेक्ट्रम एलोकेशन में काफी ज्यादा परेशानी आई और फंडिंग के लिए अप्रूवल जल्दी नहीं किया भारत सरकार ने, जिसके कारण बीएसएनएल डूबता चला गया। बीएसएनएल के पास खुद की ऑटोनॉमी नहीं थी, वह डिपेंडेंट था पूरी गवर्नमेंट की डिसीजन पर, जिसकी वजह से वह खुद फैसला नहीं ले पाया। ये भी एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम ऑपरेशनल इनफिशियंसी थी। हाई एम्प्लॉय कॉस्ट, ये लोग जो बीएसएनएल में काम करते थे वे सब सरकारी नौकरी पर थे, अच्छी खासी सैलरी मिलती थी, लेकिन वो कितना काम कर रहा है इसके ऊपर कोई नहीं था। जबकि एयरटेल, जियो, VI ये जो सारी कंपनियां थी इन्होंने प्राइवेट एम्प्लॉयज रखी, कम सैलरी रखी और वह काम क्या कर रहा है इसके ऊपर काफी ज्यादा एक्शन लिया, जिसकी वजह से बीएसएनएल जो है वह नॉन प्रोडक्टिविटी होता गया और बाकी कंपनियां प्रोडक्टिविटी होता गया। लैक ऑफ मार्केटिंग, कस्टमर फोकस, बीएसएनएल ने मार्केटिंग स्ट्रेटजी पर काम नहीं किया। ये बेहद काम किया लेकिन कस्टमर सर्विस के ऊपर भी ज्यादा दिमाग नहीं लगाया। अब अगर सवाल यह पूछा जाए कि क्या बीएसएनएल के पास गोल्डन अपॉर्चुनिटी है जहां सारी प्राइवेट कंपनी अपनी प्राइस को बहुत ज्यादा बढ़ा दिया है, लोगों की ज्यादा डाटा इस्तेमाल करने की आदत पड़ चुकी है, तो उसे ज्यादा पैसा खर्च तो करना ही पड़ेगा। ये तो दिक्कत है, तो ये लोग रोल बैक कर सकते हैं। अगर बीएसएनएल ने जो प्लान बनाकर रखा है उसको सही से इंक्रीमेंट किया, बीएसएनएल का रिवाइवल का उसको जो फिर से जागृत करने की प्लान है, जिसमें क्या क्या शामिल है, 4G रोल आउट आने की, वह इंडस्ट्रियल जिसमें पूरे भारत भर में कोई भी ऐसा इलाका ना बचे जहां बीएसएनएल मौजूद है और 4G ना मिले तो यह करने में कामयाब होगी बीएसएनएल।
तो BSNL हिट हो सकता है। फाइनेंशियल सपोर्ट, अगर गवर्नमेंट ने फाइनेंशियल सपोर्ट की जो पैकेज प्रॉमिस किया अगर वह पूरा कर दिया तो डेफिनेटली BSNL हिट हो सकता है। दोस्तों आप इनके बारे में क्या कहना चाहते हैं कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। तब तक के लिए जय हिंद, फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में।